हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज में ही आगे। आज हम एक पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्री उठा रहे हैं जो कि है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। सिंपल शब्दों में यदि हम बात करें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती क्या है, तो सपोज ये एक इंडस्ट्री है। इसमें जो रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा मटेरियल आ रहा है वो यदि एग्रीकल्चर से आए, कृषि से आए, तो उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे एग्रो बेस्ड यानी कि कृषि पर आधारित उद्योग। तो ऐसे कौन कौन से उद्योग हो सकते हैं हम सब समझें तो क्या क्या हो सकता है? जैसे कि कॉटन का उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन कपड़े के उद्योग, कपास के कपड़े। ऐसा ही जूट के हो सकते हैं। तीसरा हम बात करें तो सिल्क की हो सकती है। बात करें तो गन्ने की हो सकती है, शुगर केन, जो अल्टीमेटली शुगर बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इतने टाइप के होंगे। इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कपड़ा उद्योग के बारे में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। जो सबसे बड़ी मात्रा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जब हम भारत में बात करें तो आता है सबसे बड़ी मात्रा में कॉटन। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? सिल्क। तीसरे नंबर पर आएगा जूट एंड वूल। ये मेजर जो है चार कैटेगरी के आते हैं कपड़े, जिसमें सबसे ज्यादा डोमिनेट कौन करता है? कपास के कपड़े। ठीक है। तो यदि हम पूरा का पूरा कपड़ा उद्योग के बारे में बात करें तो 2021 में ये 223 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। अब आपको समझ में आया क्यों सारे बड़े प्लेयर मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं, क्यों शार्क टैंक के एपिसोड्स कपड़े वालों से फ्लडेड हैं, क्यों हमारे छोटे छोटे शहरों में भी कपड़ों की दुकान इतनी बड़ी है? क्योंकि हर एरिया में इसकी जो खपत है बहुत ज्यादा है। यदि हम एग्रीकल्चर के बात देखें तो ये सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने का सबसे बड़ा साधन है। इसमें 4.5 करोड़ भारतीयों को रोजगार मिलता है और अर्थव्यवस्था का 2.3% जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ देखते हैं भारत को क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस इंडस्ट्री में। सबसे पहले यदि सोचेंगे तो कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ। कच्चा पदार्थ क्या है इस इंडस्ट्री में? कॉटन है, जूट है, सिल्क है। क्या ये सारे हमारे यहां मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। इसके अलावा ऊर्जा हम देखें, ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। लेबर यानी कि कुशल जन, स्किल्ड लेबर और दिहाड़ी लेबर दोनों मिलते हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। इसके उपरोक्त यदि आप देखोगे तो सरकार बहुत सारी नीतियों के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं इस उद्योग का। क्यों सरकार समर्थन कर रही है? क्योंकि बहुत ही मात्रा में, बड़ी मात्रा में रोजगार प्रोवाइड करती है। ठीक है। इस वजह से आप देखोगे पीयूष गोयल ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैं, उद्योग और कॉमर्स के मंत्री हैं, उन्होंने 2022 में अनाउंस किया कि 75 टेक्सटाइल हब सेटअप किए जाएंगे पूरे के पूरे भारत में। ठीक है। इसके अलावा 100% एफडीआई, दूसरे देशों का निवेश परमिट किया गया है बिना सरकार की परमिशन के। इसे कहा जाता है ऑटोमेटिक, यानी कि इन्वेस्टमेंट, निवेश लाना क्या होगा? निवेश लाना बहुत ज्यादा आसान होगा इस उद्योग में। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं सरकार की जो प्रोत्साहन दे रही हैं। जो एक पर्टिकुलर स्कीम 2021 में स्टार्ट हुई थी वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी कि आप एक लिमिट से ज्यादा उत्पादन करो तो क्या होगा? सरकार आपको उस उत्पादन का कुछ परसेंटेज कॉस्ट आपको वापस दे देती है। ठीक है। तो इससे हम उत्पादन में बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ताकि रोजगार मिले, भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। ये दो क्षेत्रों में, फर्स्ट है सिंथेटिक टेक्सटाइल्स इसमें, और दूसरा जो है आर्टिफिशियल फाइबर, ये दोनों में इंसेंटिव दे रहे हैं। तो ये जो है फायदे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। इस वजह से आप देखोगे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 223 जो हम लोगों ने पढ़ा से लेकर 250 बिलियन की ग्रो हो रही है। इस दशक में ही 2030 तक ग्रो हो जाएगी। ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं पहला कपास उद्योग के बारे में, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल के बारे में बात करते हैं, तो ये जो सबसे पहले जो इंडस्ट्री सेटअप हुई, ध्यान रखिएगा ये सेटअप, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो आप देखोगे भारत में सबसे पहले कोलकाता वाले क्षेत्र में सेटअप हुई है।
क्यों सेटअप हुई भैया यहां पर? क्योंकि यहां पर बंगाली जमींदार थे। अब यदि आप बंगाली जमींदार की हिस्ट्री देखोगे, इतिहास देखोगे, तो ये पढ़ लिख कर काफी आगे बढ़ चुके थे। इनके जो थॉट्स थे प्रोग्रेसिव हो गए थे। इनका जो एक्सपोजर था बाहर के औद्योगिक क्षेत्रों में से, औद्योगिक देशों जैसे ब्रिटेन में इनका आना जाना था, वहां से परिचय था, तो इन्हें इस पूरे उद्योग की जानकारी पहले हुई। तो चाहे वो जूट की इंडस्ट्री हो, चाहे कॉटन की हो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो, उसमें कहीं ना कहीं बंगाली कैपिटलिस्ट लोगों का आपको रोल मिलेगा ही। तो ऐसा उद्योग सबसे पहली बार कॉटन टेक्सटाइल में कब सेट हुआ? 1818 में सेट हुआ। यह सेटअप हुआ कोलकाता के पास ही फोर्ट ग्लॉस्टर में, ठीक है, फोर्ट ग्लॉस्टर में सेटअप हुआ। पर यह पूरी की पूरी तरीके से फेलियर हो गया। क्यों फेलियर हो गया? आइए एक बात समझते हैं। यदि हम कॉटन प्रोड्यूसिंग क्षेत्र देखें तो याद कीजिए, हमने कॉटन प्रोड्यूसिंग क्षेत्र, कौन कौन से कॉटन प्रोड्यूसिंग क्षेत्र देखे हैं? मुख्यतः जो कॉटन प्रोड्यूसिंग क्षेत्र हैं वो है कथियावाड़ पेनिनसुलर, डेक्कन का पठार, याद कीजिए पढ़ा है हमने। इसके बाद तेलंगाना प्लेट्यू, कर्नाटका का उत्तरी क्षेत्र और तमिलनाडु का भी उत्तरी क्षेत्र, ये है मुख्यतः कॉटन प्रोड्यूसिंग क्षेत्र। आज की डेट में पंजाब में भी होता है। तो यहां पर यदि कोलकाता में सेटअप किया जाए तो क्या दूर हो जाएगा कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया? क्या कच्चे पदार्थ की कमी होगी? बिल्कुल होगी। इसी वजह से वन ऑफ द रीजन कि ये ज्यादा चला नहीं। तो सबसे पहली बार जो सफल उद्योग शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई मुंबई में, ठीक है। मुंबई में उस समय कहा जाता था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। 1854 में इस कंपनी का गठन हुआ और यह शुरुआत करता है सबसे पहली बार सफल कॉटन उद्योग का भारत में। प्रश्न ये उठता है कि कॉटन का यहीं पर क्यों उत्पादन किया गया, यहीं पर इस इंडस्ट्री को क्यों सेलेक्ट किया गया? तो सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया, ठीक है, सबसे पहले ये कौन कौन से हैं? कॉटन ग्रोइंग क्षेत्र, यानी कि मुंबई को कॉटन कहां से मिल जाता था? डेक्कन के पठार से, कथियावाड़ पेनिनसुलर से। कच्चा पदार्थ जो है, रॉ मटेरियल, बहुत आसानी से मुंबई को मिल जाता था। दूसरा, मुंबई एक बड़ी सिटी थी। इनफैक्ट फाइनेंशियल कैपिटल बहुत पहले से है मुंबई, वित्तीय वित्तीय राजधानी। इस वजह से क्या कभी भी पैसे की कमी आएगी? क्या बैंक निवेश करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे? क्या इंश्योरेंस कंपनी की सुविधा, बड़ी बड़ी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी? इस वजह से कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं आई। क्या इतने बड़े महाराष्ट्र में जहां पर पॉपुलेशन, आबादी बहुत ज्यादा है, लेबर और कुशल लेबर की समस्या आएंगी? नहीं आएंगी। तो लेबर की फैसिलिटी भी अवेलेबल थी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिला वो क्या था? वो एक पोर्ट सिटी है, तो बंदरगाह है, और ये बहुत ही अच्छा डीप बंदरगाह है जहां से रॉ मटेरियल, यदि कभी कच्चे पदार्थ की कमी आई तो वो इंपोर्ट किया जा सकता है, और फाइनली बनने के बाद एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो मुंबई को दो तरीके से कच्चे पदार्थ मिल गए। किस तरीके से? खुद के आसपास क्षेत्रों में, और इजिप्ट से और अमेरिका से भी मिल गए। तो ये सारे फायदों की वजह से आप देखोगे मुंबई की जो मिल थी बहुत ही सक्सेसफुल हुई, और 1900 तक आप देखोगे मोस्ट ऑफ द जो मिल्स थी कॉटन की वो मुंबई वाले क्षेत्र में ही फैली रही। बात समझ में आई? आगे हम बात करते हैं। अब हुआ क्या, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो एक बात समझ में आई कि आगे बढ़ने के साथ समय, मुंबई इंडस्ट्रियल एरिया की हमने बात की है, तो मुंबई इंडस्ट्रियल एरिया क्या होने लगा? क्राउडेड होने लग गया। इस वजह से क्या हुआ? मुंबई से जो इंडस्ट्री है आजू बाजू वाले क्षेत्रों में फैलने लगी। तो आप देखोगे मुंबई से ये इंडस्ट्री गुजरात की तरफ चले गई। तो याद कीजिए, गुजरात में हम लोगों ने पढ़ा है अहमदाबाद से वडोदरा से सूरत, ये वाली जो बेल्ट है यहां पर हमने पढ़ा, इस क्षेत्र में फैल गई। इसके बाद एमपी में, वेस्ट एमपी में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में इंदौर, देवास, उज्जैन, ये वाले क्षेत्रों में फैल गई। इसके बाद आप देखोगे साउथ में यदि आप चले गए तो कोयंबटूर के आसपास ये इंडस्ट्री फैल गई। कोयंबटूर, मदुरई, सेलम, चेन्नई, बेंगलुरु, इस क्षेत्रों में ये इंडस्ट्री चले गई। यहां से पंजाब की और भी ये इंडस्ट्री फैल गई।
तो यहां से आप देखोगे अमृतसर, लुधियाना, धारीवाल और दिल्ली की ओर भी फैल गई। तो मीरठ, दिल्ली और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, तो मुख्यतः क्या हुआ, सबसे पहले जो इंडस्ट्री आई मुंबई के आसपास सेटअप हुई। मुंबई में कुछ समस्याएं आई तो ये इंडस्ट्री अलग अलग जगह फैल गई। आज की डेट में ये इंडस्ट्री पूरे के पूरे देश में फैली हुई है, लेकिन मुख्यतः कौन कौन से केंद्र में है? सबसे पहले मुख्यतः हम बात करें तो मुंबई में इनिशियली थी, मुंबई से फैलकर गुजरात वाले क्षेत्रों में चले गई और एमपी, वेस्टर्न एमपी में फैल गई। चौथे नंबर पर आप देखोगे पंजाब वाले क्षेत्रों में। पांचवें नंबर में आप देखोगे कोयंबटूर, तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में। छठे नंबर पे आप देखोगे दिल्ली के आसपास वाले रीजन और सातवें नंबर पे यदि आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में। ये इन मेजर रीजन में फैली हुई है। हालांकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर आपको ये इंडस्ट्री हर जगह भारत के कोने कोने में मिल जाएगी, छोटी स्केल पर। ठीक है, दिस इज द बेसिक्स। अब यदि हम बात करते हैं आगे, तो इसी मैप को देखिए, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अहमदाबाद, वडोदरा, उसके बाद सूरत, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है, तो यहां पर बहुत सारी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाई जाती है कॉटन की। इसके अलावा मुंबई पुणे वाली बेल्ट, और नीचे जाएंगे अपन तो कोयंबटूर के आसपास देखिए, कोयंबटूर, मदुरई, मैसूर, इधर चेन्नई, कोलार, ये सब बड़ी बेल्ट हो गई। अमृतसर, लुधियाना, यहां पर ढालेवाल आता है। इसके बाद मुरादाबाद, शाहजहां, कानपुर, इंदौर, उज्जैन, देवस और बंगाल के आसपास वाले क्षेत्र, ये बड़े प्रोडक्शन एरिया हैं, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल के। अगली हम बात करते हैं कि समस्याएं क्या क्या हैं। तो देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या जो इस पूरे की पूरी इंडस्ट्री की है वो ये है सरकार की नीति, गवर्नमेंट की पॉलिसी। अभी तक क्या होता था, सरकार बड़ा उद्योग बनने में बहुत सारी प्रॉब्लम लगाती थी, यानी कि आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादा आपको डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और यदि यूनिट छोटा रहता था तो ज्यादा फायदे मिलते थे। ठीक है, बहुत सारी छूट मिलती थी। तो आप देखोगे भारत के कोने कोने में कॉटन टेक्सटाइल सिचुएटेड है, लेकिन कोई भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ना चाह रहा है। यदि वो बड़ा हो जाता है तो क्या होगा, उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, रेगुलेटरी कंप्लायंस ज्यादा देना पड़ेगा, सरकार की रेगुलेशंस को फेस करना पड़ेगा। इस वजह से क्या होते थे, यूनिट छोटे छोटे ही बने रह जाते थे। यदि किसी के पास पैसा है तो वो क्या करता था, अपनी वाइफ के नाम से दूसरा यूनिट खोल लेता था, लेकिन उस यूनिट को बड़ा नहीं करता था। इससे प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आती है, छोटे यूनिट क्या होते हैं, निर्यात करने में, एक्सपोर्ट करने में इनएफिशिएंट रहते हैं, और इसी वजह से आप देखोगे आज तक ये पॉलिसी हमारे एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और इसी वजह से छोटे छोटे जो देश हैं, बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, ये छोटे छोटे देश जो हैं बड़ी मात्रा में निर्यात कर दे रहे हैं कॉटन को, और हम नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे यूनिट्स हैं हमारे। बांग्लादेश में ज्यादा बड़े टेक्सटाइल यूनिट्स हैं हमारे कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा कई प्रॉब्लम्स हैं जो इंडस्ट्रीज में भारत में जनरली आती ही आती हैं। जैसे सबसे पहले आप देखोगे क्या प्रॉब्लम आती है, जो मशीनरी है वो बहुत ज्यादा पुरानी है, टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, ये सारे इश्यूज आते हैं। लेबर की समस्या हमेशा आती है, तो आप देखो श्रमिक संस्थाएं, फिर पुरानी प्रौद्योगिका, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा ना होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती ही हैं। ये बेसिक सारी की सारी इंडस्ट्रीज के लिए भारत में समस्याएं आती ही हैं। इसके बाद यदि हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें, जो कृषि बेस्ड इंडस्ट्री है, उसमें कच्चे पदार्थ की भी समस्या आती है कि कई बार कच्चे पदार्थ सही समय में नहीं मिलता है। जैसे इस समय कॉटन इंडस्ट्री में क्या समस्या आती है, जो भारत में जो कपास उगाई जाती है वो छोटे रेशे की होती है, और जो लंबे रेशे की यानी लॉन्ग स्टेपल कॉटन होती है वो यूएस से इंपोर्ट की जाती है, वो यूएस और इजिप्ट में ज्यादा मिलती है। तो हमारे को जो कॉटन मिलती है वो निम्न क्वालिटी की मिलती है, लोअर क्वालिटी की मिलती है। बात समझ में आई? इसके अलावा यदि आप देखोगे तो एक जो ये इंडस्ट्री फेस कर रही है प्रॉब्लम, वो है सिंथेटिक फाइबर्स की।
सिंथेटिक फाइबर्स की यदि बात करें तो बहुत सारे नए फाइबर्स आ रहे हैं। आजकल प्लास्टिक के भी कपड़े बन रहे हैं, बहुत ही फाइन क्वालिटी के, नाइलॉन, रेयॉन बन रहे हैं। इसके अलावा नेचुरल फाइबर्स भी आ रहे हैं, जैसे आजकल आप देखे होंगे बैम्बू के कपड़े बन रहे हैं, बहुत ही फाइन क्वालिटी के होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सारे जो प्रोडक्ट है वो हमारा किसका ही, इसी कॉटन टेक्सटाइल का मार्केट शेयर खा रहे हैं। तो ये सारी बड़ी समस्याएं हैं इस उद्योग के। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊनी वस्त्र का उद्योग, वूलन टेक्सटाइल। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया, मुख्यतः कहां पर इन्वेस्टमेंट होगा, कोलकाता में। लेकिन क्या कोलकाता में ठंड पड़ती है, नहीं पड़ती है। इस वजह से क्या कोलकाता में ऊनी प्रोडक्ट का मार्केट होगा, नहीं होगा। इसी वजह से कोलकाता में ये इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई। ये इंडस्ट्री कहां पर सेटअप हुई, जहां पर इसका मार्केट है। तो मार्केट सबसे बड़ा कहां पर है, सबसे ज्यादा भारत में ठंड पड़ती है उत्तरी भारत में। तो ये आप देखोगे कानपुर वाला क्षेत्र हो गया, यहां पर सेटअप हुआ सबसे पहली बार इंडस्ट्री। और उसके बाद पंजाब में धलेवाल में सबसे पहली बार सेटअप हुआ। कानपुर और धालीवाल में सेटअप हुआ। कब सेटअप हुआ, 1881 और 1876 में सेटअप हुआ। यहां पर सेटअप इसलिए क्यों हुआ, क्योंकि यहां का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, टेम्परेट क्लाइमेट है। याद कीजिए, टेम्परेट क्लाइमेट में ठंड अच्छी खासी पड़ती है। इसी वजह से यहां पर मार्केट बना और यहां पर जरूरत हुई कि कपड़े यहां पर बेचे जा सकते हैं ऊनी वाले, तो यहां पर सेटअप हुआ। अब यहां पर हम उत्पादन देखें तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है उत्तरी में ही होता है, राजस्थान में जो 45%, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, ये तीन जो स्टेट हैं सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। उसमें में से भी राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। 45 प्लस 25 यदि हम कर दें तो 70% जो है करीब करीब दो ही राज्यों से, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर से ऊन का उत्पादन होता है। तो इसी के आसपास इंडस्ट्री सिचुएटेड होगी, मुख्यतः यहीं पर स्थित है। अगली हम बात करते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, उत्पादन के शैली में आप देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर के आसपास जो क्षेत्र हैं वहां पर ज्यादा उत्पादन होते हैं। जम्मू वाले क्षेत्रों में तो श्रीनगर में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है। इसके बाद यदि आप देखोगे तो पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, धलीवाला, ये तीन मेजर क्षेत्र हैं। यदि आप देखोगे राजस्थान में तो राजस्थान में बीकानेर, जयपुर मुख्य क्षेत्र हैं। यूपी में भी कुछ क्षेत्र हैं, शाहजहांपुर, कानपुर, वाराणसी, और दिल्ली के आसपास कुछ मार्केट हैं। क्यों मार्केट है, क्योंकि वो दिल्ली को केटर करते हैं। आगरा हो गया, पानीपत हो गया, ठीक है। और जितना भी आप दक्षिण भारत में देखोगे तो यहां पर बहुत ज्यादा कम है। क्यों, क्योंकि यहां पर कैसा क्लाइमेट है, यहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में यहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठंड तो दक्षिण भारत में पड़ती ही नहीं है। इसी वजह से मार्केट ज्यादा नहीं है। बात समझ में आई। तो यहां उत्पादन ऐसे ही होता है। हालांकि मैं एक बात और आपको कॉटन के बारे में बताना चाहूंगा कि कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉटन हो चाहे वो वूल है, ये दोनों इंडस्ट्री जो है इनका जो रॉ मटेरियल होता है, यानी कि कॉटन या वूल, ये दोनों जो मटेरियल होते हैं इनका फाइनल वेट जो होता है और रॉ मटेरियल दोनों का वेट बराबर होता है। तो जैसे कि हमने वेबर इंडस्ट्रियल ट्रायंगल कल पढ़ा था, वेबर का औद्योगिक त्रिकोण जिसमें हम नीचे कच्चे पदार्थ को बनाते हैं। तो यदि हम कॉटन को बनाए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए, तो एक कॉटन होगा, दूसरा केमिकल्स रिक्वायर्ड रहते हैं, और ये जो रहता है ये मार्केट रहता है। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो क्योंकि इसका वजन इनपुट का और आउटपुट का सिमिलर रहता है, इसी वजह से जो इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है मार्केट के पास भी की जा सकती है और कच्चे पदार्थों के पास भी की जा सकती है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर आप देखोगे मार्केट के पास ये इंडस्ट्री ज्यादा सेटअप की गई है, ठीक है। तो यहां पर इंडस्ट्री है। इस वजह से क्या अब आप देख सकते हो, अब यदि आप इस मैप को देखोगे, कैन यू सी दैट मेजर इंडस्ट्री कहां पर सिचुएटेड है कॉटन की। ये मुंबई बड़ा मार्केट है, इधर अहमदाबाद बड़ा मार्केट है, उज्जैन देवास बड़ा मार्केट है, दिल्ली बड़ा मार्केट है। तो यहां पर मुख्यतः सारी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई हैं। तो चाहे वो वूल की हो चाहे वो कॉटन की हो,
प्राथमिकता कहां मिलेगी? प्राथमिकता मिलेगी कि रॉ मटेरियल आसपास हो लेकिन मार्केट भी आसपास हो तो ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। मार्केट और रॉ मटेरियल दोनों यदि आसपास रहता है तो वो बेस्ट सोर्स बन जाता है इन इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिए, वूल के लिए दो मेजर हाई क्वालिटी वूल होते हैं। जो सबसे पहला होता है पाशमीना वूल और दूसरा जो होता है ये अंगोरा ऊन। अंगोरा ऊन जो होती है वो एक रैबिट से मिलती है, खरगोश से, और वहीं पर पाशमीना जो है एक गोट से मिलती है। तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में प्रोडक्शन होता है पाशमीना गोट का। याद कीजिए, हम लोगों ने एक फिनोमिना पढ़ा था, ट्रांस ह्यूमेंस। तो गुज्जर लोग जो होते हैं क्या करते हैं, अपनी भेड़ बकरियों को क्या करते हैं, गर्मी के सीजन में जम्मू की तरफ ले जाते हैं पहाड़ों में, और यहां पर इन लोग क्या करते हैं, उन्हें पैस्चर खिलाते हैं, घास खिलाते हैं। तो इन एरिया में जो गोट पाई जाती है गुज्जर लोग के द्वारा वो है पाशमीना। बहुत ही फेमस क्वालिटी के शॉल बनाए जाते हैं, बहुत ही फाइन होते हैं, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं। ये दोनों सुपीरियर क्वालिटी के ऊन हैं जो भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे इश्यूज हैं, बात करेंगे। अब देखिए, यदि हम बात करते हैं इस उद्योग की समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है भाई? सबसे बड़ी समस्या है कच्चे ऊन का उत्पादन सही तरीके से मिलता नहीं है। ऊन आज की डेट में यदि आप देखोगे, कितने जो हैं ऐसे जो हैं ऊन आज की डेट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका जो लिविंग सेंस है बहुत कम है, उन्हें सही मात्रा में पैसा नहीं मिलता है। तो क्या I'm sorry, तो क्या कर रहे हैं लोग, ये बिजनेस को छोड़कर कोई और कन्वेंशनल बिजनेस में जा रहे हैं, मॉडर्न बिजनेस में जा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या जो आ गई है वो पैस्चर लैंड, चारागाह भूमि, भेड़ बकरियों को कहां से पैस्चर खिलाएं, उसके लिए भूमि ही अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा प्रोडक्शन में भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं मार्केटिंग, मार्केटिंग यदि बेचा जा रहा है तो क्या उन्हें सही दाम, न्यूनतम दर जो होता है वो नहीं मिलता है, एक बेसिक इशू। बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स जा रहे हैं, ठीक है, जो वूल को कॉम्पीट करते हैं, जो वूल से सस्ते हैं, तो क्या इंसान इन्हें प्रेफर ज्यादा करेगा? बिल्कुल ज्यादा प्रेफर करेगा। प्रोसेसिंग जो फैसिलिटी है आप देखोगे वो बहुत ज्यादा कम है। तो प्रोसेसिंग की फैसिलिटी यानी कि प्रसंस्करण, अब इस पूरे में क्या चाहिए रहता है, केमिकल्स चाहिए रहता है, केमिकल्स, वाटर चाहिए। तो जहां पर वूल का प्रोडक्शन होता है वहां पर आप देखोगे ये प्रोसेसिंग फैसिलिटीज नहीं सिचुएटेड है, बड़ी समस्या हो जाती है। और ज्यादा देखोगे तो कोई भी मेजर ग्रोथ नहीं आई है। यदि आप देखोगे शीप की संख्या कम होते जा रही है, शीप से जो उत्पादन है वो कम होते जा रहा है, और क्लाइमेट चेंज एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है इन सब में। ठीक है, तो जरूरत क्या है, ज्यादा अवेयरनेस फैलाया जाए और रिसर्च इस फील्ड में आगे करते जाए, ये बड़ी समस्या बन के आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूट टेक्सटाइल्स के। तो जूट इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात की है कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है, याद कीजिए हमने बात किया है। उसमें भी हमने देखा था हुगली बेसिन के आसपास 3 मेजर जिले थे, तो वो कौन कौन से थे, हावड़ा, हुगली और कोलकाता। ये 3 मेजर जिले थे जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था 90% जूट का उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों में होता है। तो यदि यहीं पर होता है तो जो मेजर इंडस्ट्री है इसी क्षेत्र में होगी, ऐसा है भी। जो मुख्यतः जो इंडस्ट्री है वो आज की डेट में यहीं पर स्थित है। और यदि आप देखोगे सबसे पहली जो इंडस्ट्री थी जूट की 1855 में यहीं पर रिश्रा में सेटअप हुई थी। कोलकाता के पास एक छोटी सी जगह है रिश्रा, वहां पर यह उद्योग सेटअप किया गया था। अब यदि इस क्षेत्र में बात करें तो भारत का एक बहुत बड़ा रोल है, भारत सबसे बड़ा उत्पादन करता है और वेस्ट बंगाल उसमें भी सब 90% उत्पादन करता है। एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा निर्यात करता है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर है बांग्लादेश। ठीक है, एक्सपोर्ट ज्यादा बांग्लादेश करता है बट प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 है। ठीक है, यदि आप इस एरिया को देखो तो जैसे कि मैंने बताया हुगली बेसिन में ये वाला क्षेत्र जो है, ठीक है, हावड़ा, हुगली,
एंड कोलकाता, ये जो क्षेत्र हैं यहीं पर सबसे ज्यादा हैं। कुछ इंडस्ट्री जो है बिहार में स्थित है, समस्तीपुर हो गया, बस्ती हो गया, कटिहार हो गया, और कुछ जो है गोरखपुर, कानपुर यहां पर भी स्थित है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी स्थित है। मुख्यतः इन्हीं 3 राज्यों में है। यदि आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश में भी गंतोर, एलोरे यहां पर भी प्रोड्यूस होता है। यहां पर एक लोकल वैरायटी का जूट का उत्पादन होता है, तो यहीं पर आप देखोगे प्रोड्यूस होता है और यहीं पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनकर एक्सपोर्ट हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, जूट का क्या हम लोग कपड़े पहनते हैं? जूट के नहीं पहनते हैं। हमारे देश में अभी गर्मी आ रही है, गर्मी में 40-45 डिग्री का टेम्परेचर, 44 तो हमारे लिए आम बात हो जाएगी गर्मी में। ऐसी स्थिति में क्या जूट के कपड़े पहने जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं पहने जा सकते। तो मुख्यतः जूट का क्या प्रयोग होता है? जूट का प्रयोग होता है, जो आप बोरे देखे होंगे जूट के, वो सैक बैग्स बनाने में क्या होता है, उस बोरे में सारा का सारा अनाज रखा जाता है, उसे एक्सपोर्ट जो करना रहता है उसी के जरिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास में इसकी भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, तो इस वजह से जूट को एक अच्छे फाइबर की तरह, जो हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, उस तरीके से सरकार ने प्रमोट करने की नीति बनाई है। और इसी वजह से आप देखोगे 2005 में एक नीति बनाई थी, राष्ट्रीय जूट नीति, और उसमें क्या किया गया कि जूट का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उसे बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। उसमें क्या किया जाएगा, किसानों की एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जाएगा, जूट की कंपल्सरी बैगिंग के लिए प्रमोट किया जाएगा। इन सारे के जरिए क्या है, जूट पैकेजिंग को बढ़ावा मिले, ऐसा सरकार का मेजर काम है इस नीति के अंदर। ठीक है, उसी के कारण मिला है। यदि आप देखोगे सबसे बड़ा रीजन हुगली बेसिन में ही ये क्यों सारी इंडस्ट्री मुख्यतः सिचुएटेड रही हैं, तो हम ऑलरेडी जानते हैं, वो है रॉ मटेरियल। ठीक है, सबसे बड़ी बात। दूसरा जो है, इस पूरे के पूरे जूट में जल की बहुत ज्यादा, वाटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। क्यों? जूट क्या होता है? जूट एक्चुअली होता है स्टेम। ठीक है, तो जब जूट के फाइबर को निकालना होता है, क्या किया जाता है, इस स्टेम को बकेट ऑफ पानी में, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, इसमें पानी डाल के डुबोया जाता है, बहुत बहुत दिनों तक, हफ्ते 2 हफ्ते तक डुबोया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेटिंग। रेटिंग से क्या होता है, जूट जो होता है थोड़ा सा कम हार्ड हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और उसके फाइबर्स अलग अलग हो जाते हैं, तब जाके आगे प्रोसेसिंग होती है जूट की। तो यानी कि जूट इंडस्ट्री के आसपास क्या होना चाहिए, पानी बहुत ज्यादा होना चाहिए। यहां एरिया में पानी अच्छा खासा है, एक मेजर कारण ये भी है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो लेबर अवेलेबल है, वेस्ट बंगाल में खुद अच्छी आबादी है, आजू बाजू वाले बिहार हो गए, झारखंड हो गए, हाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, ये सारा है। कोलकाता में जितनी भी मैक्सिमम फैसिलिटी हैं, चाहे वो कैपिटल हो गया, बैंक वैंक की हो गई, ये सारी सुविधाएं मिल गई। ठीक है, इसी वजह से मुख्यतः कहां पर स्थित है, वेस्ट बंगाल के आसपास क्षेत्र है। मुख्यतः सबसे बड़ा तीरथगढ़ में है, फिर हावड़ा में है, कोलकाता में थोड़ी सी आज की डेट में कम हो गई है उद्योग, लेकिन बजबज ये 3 मेजर सेंटर्स हैं। इसके बाद यदि आप देखोगे आंध्र प्रदेश में इल्लोड, गंतूर, बिहार में समस्तीपुर, दरभंगा, 2-3 जगह है। मुख्यतः कहां पर है, वेस्ट बंगाल में सारे के सारे उद्योग हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस उद्योग की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है। सबसे बड़ी चुनौतियां ये हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स मौजूद हैं भैया, और ये कंफर्टेबल नहीं है पहनने के लिए, तो इसका जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो चुका है, और इसी वजह से इसकी जो डिमांड है क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। डिमांड कम हो रही है तो क्या ज्यादा लोग उत्पादन में ध्यान देंगे? नहीं देंगे। बात समझ में आई? इंटरनेशनल मार्केट में इसकी जो है मांग लगातार कम हो रही है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो कई सारी लोकल वैरायटीज डेवलप हो गई हैं, जैसे कि मैंने आपको आंध्र प्रदेश में कहा, एक वैरायटी होती है मेस्टा, ये लोकली बनाई गई है। लोकली बनाई गई है तो मेजर जो प्रोड्यूसिंग एरिया है हावड़ा और हुगली के आसपास, वहां का यहां पर रिक्वायर्ड नहीं रहता है। तो मुख्यतः आप देखोगे ये इंडस्ट्री कहां पर डेवलप हुई है, जितने भी पोर्ट्स है ना, ये देखो जितने भी पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स के आसपास आप जूट का कंजम्पशन देखोगे तो ज्यादा है। तो चाहे वो
आप देखोगे यहां से जो सप्लाई होता है कोलकाता के लिए, यहां पर आसपास विशाखापट्टनम पोर्ट, अदर पोर्ट्स के लिए, तो मेजरली जो पोर्ट एरिया के आसपास इनका जो सप्लाई रेशियो है बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है। बाकी अन्य क्षेत्रों में इनकी डिमांड जो है काफी कम है। ठीक है, अगला उद्योग हम जाते हैं, लास्ट उद्योग आज के लिए, शुगर की इंडस्ट्री, चीनी उद्योग। अब चीनी उद्योग के बारे में एक बार मैं आपको बता दूं कि यह भी एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, क्योंकि टेक्सटाइल के बाद जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में, वो है शुगर केन इंडस्ट्री। अब शुगर केन में यदि आप देखोगे तो जो प्रमुख नाम आते हैं दुनिया भर में, वो आता है ब्राजील और दूसरे नंबर पर आता है इंडिया। ये दो सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं गन्ने का। और इसी के बाद आप देखोगे बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं, WTO में भी कुछ केस चल रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट शुगर को लेकर कि इंडिया जानबूझ के ज्यादा उत्पादन करता है, सब्सिडी अपने किसानों को देता है। बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, बाद में हम इकोनॉमी जब बात करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर क्या होता है, ये इस इंडस्ट्री का यदि हम इतिहास देखें तो मुख्यतः कहां पर है, ये आप देखोगे उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्रों में डेवलप हुआ, उत्तर भारत में। ठीक है, वहां पर यदि आप देखोगे तो मुख्यतः दो एरिया हैं जहां पर आप देखोगे आज की डेट में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कैन यू सी दैट, ये उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पोर्शन, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये गंगा और यमुना दोनों के बीच का वाला जो क्षेत्र है, यहां पर मोदी नगर आता है, यहां पर मुजफ्फरपुर आता है, मेरठ आता है। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, गंगा यमुना डोब, डोब मतलब दो नदियों के बीच का एरिया। तो ये जो गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र है, यहां पर गन्ना बहुत उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में। कैन यू सी दैट, दिस इज द फर्स्ट एरिया। दूसरा क्षेत्र यदि आप देखोगे तो नेपाल और भारत का बॉर्डर, ये वाला लाइन से एरिया, इस एरिया को कौन सा एरिया कहा जाता है, याद कीजिए हमने पढ़ा है तेरई क्षेत्र। हमने बताया था कि तेरई क्षेत्र की जो मिट्टी होती है बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, एकमात्र भारत की मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, बाकी पूरे भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। हमने बताया था यहां पर शुगर केन की खेती बहुत ज्यादा होती है। हम लोगों ने रेट की भी बात की थी कि 1.25 करोड़ 2 करोड़ तक की पर एकड़ रेट हो गई है तेरई क्षेत्र में। ये मुख्य रीजन है उत्तर प्रदेश के जहां पर खेती की जाती है शुगर केन की, गन्ने की। नेक्स्ट क्षेत्र, कैन यू सी दैट, यहां पर भी एक बेल्ट जैसा है। तो यहां ऊपर यदि आप महाराष्ट्र में देखोगे, इस क्षेत्र में है नासिक और सदर्न क्षेत्र में है सांगली। ठीक है, सांगली है, उत्तर में है नासिक और दक्षिण में है सांगली। ये नासिक से लेकर सांगली तक एक बेल्ट है जहां पर लगातार गन्ना उगाया जाता है। ठीक है, यहां पर भी सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। ये दो मुख्य एरिया हैं जहां पर गन्ने का उत्पादन होता है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कि आप पूर्वी क्षेत्र देखो, ईस्टर्न एरियाज में आप देखोगे तो चाहे वो आंध्र प्रदेश हो चाहे वो तमिलनाडु हो, इन दोनों में ईस्टर्न एरिया में क्या होता है, गन्ने की खेती की जाती है। क्यों की जाती है, यहां पर बारिश अच्छी खासी होती है ना, 200 सेंटीमीटर तक की बारिश चाहिए होती है गन्ने की खेती के लिए, इस वजह से यहां पर अच्छी खासी खेती हो जाती है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जैसे कि यदि हम शुगर केन को उगाएं तो यहां पर शुगर इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है गन्ना। तो जो गन्ना शुगर इंडस्ट्री होती है, हमेशा गन्ना उत्पादन क्षेत्र के बहुत ज्यादा पास होती है। ये मार्केट से पास नहीं होती है, लेकिन गन्ना उत्पादन क्षेत्र के जितना ज्यादा पास हो सके उतना ज्यादा पास होती है। तो ये है शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, बात समझते हैं। कुछ और भी चाहिए रहता है, जैसे कि आप मान लो मशीनरी लिख दो, केमिकल्स लिख दो, बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड रहती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक बार आपने गन्ने को काट लिया तो उसके अंदर का जो सुक्रोज कंटेंट है वो क्या होता है, सूखने लगता है। उसके अंदर जो मिठास हमें मिलती है सुक्रोज की वजह से, जो उसके अंदर का फ्लूइड रहता है, वो 24 घंटे के अंदर ही
सूखने लगता है। तो जितना जल्दी, जैसे ही उसकी कटाई हुए गन्ने की, उसे तुरंत से तुरंत क्या है, गन्ने का जो उद्योग है वहां तक भेजना पड़ेगा, नहीं तो चीनी का उत्पादन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसी वजह से आप देखोगे कि ये ज्यादा है, पहला रीजन। दूसरा, गन्ना ज्यादा भारी है, चीनी थोड़ी सी निकलती है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करना पड़ेगा। इसी वजह से मैक्सिमम तौर पर जितनी भी गन्ने की इंडस्ट्री होगी वो कहां पर सिचुएटेड होगी, हम लोगों ने अभी मैप देखा तो वो सिचुएटेड होगी उत्तर प्रदेश में, या मुख्यतः सिचुएटेड होगी महाराष्ट्र में। ये दो मेन एरिया में सिचुएटेड होंगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। अब देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना इस इंडस्ट्री में, वो ये है कि इसका जो उत्पादन आप देखोगे गन्ने का, तो एक साल ज्यादा रहता है, फिर थोड़ा ज्यादा रहा, फिर अचानक से कम हो जाएगा, फिर उत्पादन मतलब 2 साल ज्यादा रहा, फिर अचानक से कम हो जाता है। तो इस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होने की वजह से जो कच्चा पदार्थ है उसमें बहुत ज्यादा कमी आती है, और ये एक बड़ा कारण है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने का। तो क्या कारण हो गया? रॉ मटेरियल। बात समझ में आई? कच्चा पदार्थ एक बड़ी समस्या है इस इंडस्ट्री में, नंबर 1। दूसरा जो है, यहां पर क्या होता है, सीजनल इंडस्ट्री है, मौसमी उद्योग है। उत्तर प्रदेश में 6 से 7 महीना मैक्सिमम है जब आप गन्ने का सप्लाई कर सकते हो। दक्षिण तरफ ज्यादा कर सकते हो, महाराष्ट्र में ज्यादा कर सकते हो। इस वजह से आप देखोगे कि यह भी एक बड़ा प्रॉब्लम है जिससे लोग पैसा नहीं लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि 4 से 5 महीना इंडस्ट्री खाली रहेगी, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तीसरा, यदि हम बात करेंगे तो एक बड़ी समस्या जो है, वो जो खासकर कुछ सालों तक थी, वो है मैनेजमेंट की। उत्तर प्रदेश की जितनी भी मिल थी ना, उनमें मैनेजमेंट बड़ा ही खराब था। इसके कंपैरिजन में आप महाराष्ट्र की मिल देखोगे तो उनमें मैनेजमेंट बड़ा अच्छा था। वहां पर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सहकारी संगठन जो मैनेजमेंट करता है, उस तरीके की मिलों का निर्माण किया गया, और यहां पर मैनेजमेंट अच्छा खासा देखा गया है, ठीक है। तो प्रबंध की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्शन होता है, भारत में बहुत ही कम प्रोडक्शन होता है एक यूनिट ऑफ भूमि से। जैसे कि 1 हेक्टेयर से भारत में 65 टन के आसपास प्रोडक्शन होता है। वहीं पर यदि आप देखोगे तो हवाई में इसका लगभग दुगना उत्पादन होता है, यानी कि बहुत ही कम प्रोडक्शन होता है। पानी जो है बहुत ज्यादा खपत होती है पूरी की पूरी खेती में, और बहुत सारे नीति से रिलेटेड संबंध है, जैसे कि फार्मर की पेमेंट क्लियर नहीं होती है, गन्ने उद्योगपति है उन लोगों को सरकार से पेमेंट नहीं मिलती है। इस वजह से इस पूरी इंडस्ट्री में बड़ा खिचड़ी मचा हुआ है बहुत सालों से, ठीक है। और बाकी जो हम जनरल प्रॉब्लम्स देखे हैं वो तो एग्जिस्ट करती ही है, पुराने उद्योग, जमीन की समस्या, लेबर की समस्या, वो सारी प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती ही है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। आई होप ये पसंद आया होगा आपको। किसी भी प्रकार के डाउट हैं तो मुझे इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।